नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आधुनिक हिंदी कविता की इस कड़ी में भारतेंदु कालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों ने कविता को सामंती दरबार के बंदी गृह से मुक्त करके उसे जनजीवन के स्वच्छ और विशद प्रांगण में विचरण करने का अवसर प्रदान किया। जीवन और साहित्य का सच्चा संबंध पहली बार इन कवियों ने स्थापित किया है। भारतेंदु युग की सबसे पहली विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना और देश प्रेम। भारतेंदु कालीन काव्य को राष्ट्रीय चेतना परक काव्य की संज्ञा दी जाती है और इस संज्ञा की सार्थकता इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि इस काल की कविता की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता इसमें व्यक्त देशभक्ति एवं राष्ट्रीय भावना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। ये कवि अंग्रेजी शासन की शोषण नीति का विरोध करते हैं, भारत के प्राचीन गौरव और महापुरुषों का आख्यान करते हैं, परतंत्रता के कारणों पर विचार करते हैं तथा देश के नवयुवकों को प्रबोधित भी करते हैं। इस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हिंदी कविता में पहली बार हुई है। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवमय पृष्ठों की ही झांकी नहीं दिखाई, वरन उन्होंने क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोला। इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया। भारतेंदु की विजयिनी विजय वैजयंती, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व तथा नया संवत, प्रेम घन की आनंद अरुणोदय आदि कविताओं में राष्ट्रीयता के भाव को ही अभिव्यक्ति मिली है। इस काल की दूसरी प्रमुख विशेषता है सामाजिक चेतना और समकालीन समस्याओं का वर्णन। भारतेंदु युग का काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। भारतेंदु पूर्व रीतिकालीन कविता समाज निरपेक्ष थी, अतः भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत, भ्रष्टाचार, प्रांतवाद, अलगाववाद, जातिवाद इत्यादि को आधार बनाकर कविताएं रची गईं। सामाजिक समस्याओं का निरूपण करने के लिए भारतेंदु युगीन कवियों ने एक ओर तो मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियों का प्रभावशाली ढंग से विरोध किया। भारतेंदु भारत दुर्दशा तथा प्रताप नारायण मिश्र की मन की लहर इस प्रकार के प्रसंग में उल्लेखनीय है। भारतेंदु तथा भारतेंदु मंडल के कवियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अपनी कविताओं के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया और साथ ही उन्होंने विदेशी वस्त्रों तथा वस्तुओं के आयात का देश की आर्थिक दुरावस्था का मूल कारण भी उन्होंने बताया। देशभक्त कवि ही समाज की विकृतियों एवं विसंगतियों का क्षय देखना चाहता है। बिना समाज सुधार और सामाजिक जागरण के देश की स्वतंत्रता संभव नहीं। भारतेंदु युग का कवि इस दायित्व के प्रति सजग है, इसलिए वह नारी शिक्षा का समर्थन करता है, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध करता है, बाल विवाह और अनमेल विवाह का निषेध करता है और ऐसे ही समाज सुधार संबंधी अन्य विषयों को अपने काव्य का प्रतिपाद्य बनाता है। इस युग की तीसरी प्रमुख विशेषता है प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। भारतेंदु युग वस्तुतः पुरातन और नवीन मान्यताओं का संधिकाल रहा है। यूँ तो आज भी हमारे देश में पुरातन तथा नवीन मान्यताओं का एक साथ प्रचलन है, किंतु भारतेंदु काल इस अर्थ में विशिष्ट कहा जा सकता है कि उस समय सभी स्तरों पर पुरातन संकुचित धारणाओं के प्रति विद्रोह और उनसे मुक्ति के लिए संघर्ष अपनी पूरी तीव्रता के साथ सक्रिय था। उस काल की साहित्यिक चेतना रीतिकालीन रूढ़ श्रृंगारिकता को त्याग कर नवीन यथार्थ को ग्रहण करने के लिए ही नहीं, उसे नई भाषाभिव्यक्ति देने के लिए भी संघर्षरत थी। यदि एक ओर भारतेंदु और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह वल्लभ संप्रदाय होने के कारण कृष्ण भक्ति के पद और नाटकों की रचना कर रहे थे, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी रचनाओं के माध्यम से विशुद्ध श्रृंगार, प्रेम और सौंदर्य की कविता रच रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इनके समकालीन अन्य साहित्यकार नितांत नवीन यथार्थ बोध के प्रति सजग रहकर
नारी शिक्षा, विधवा दुर्दशा, छुआछूत, रूढ़ि विद्रोह, दुर्भिक्ष, महंगाई, महामारी और करों के बोझ जैसे विषयों पर चर्चा करके समाज सुधार और राजनीतिक जागरण की भूमि तैयार कर रहे थे। इस युग की अगली विशेषता है सांस्कृतिक अस्मिता और नव जागरण। सांस्कृतिक नवजागरण की इस स्थिति में भारतेंदु और उनके सहयोगियों का नारा था स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी संस्कृति और स्वदेशी साहित्य तथा भाषा। उनकी समस्त राजनीतिक चेतना इन सूत्रों में सिमट आई थी और भारत की आर्थिक दुरावस्था का मूल कारण वे विदेशी व्यापार को ही मानते थे। उस समय ये लोग जिस निडर और अडिग भाव से पाश्चात्य सभ्यता और विदेशी शासन को अपने हास्य व्यंग्य का लक्ष्य बना रहे थे, वह एक बड़े ही साहस का कार्य था। इस युग में स्वभाषा, स्वदेश और स्वजाति पर बल दिया गया है, क्योंकि वे अपने ही राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक परंपराओं का नव रूपांतर करना चाहते थे। इस युग की एक अन्य विशेषता है जनवादी दृष्टिकोण। इस काल की कविता का दृष्टिकोण जनवादी रहा है। यह विचारधारा उनके समाजवादी दृष्टिकोण में निहित है। भारतेंदु जी ने स्वयं इस प्रवृत्ति का अपने काव्य में वर्णन किया है। उनको समाज का करुण रुदन असह्य प्रतीत होता है। इनके साथ साथ उन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिक दोष, रूढ़ियों, कुरीतियों का घोर विरोध किया। उन्होंने अपनत्व की भावना पर बल दिया। उन्होंने निज भाषा को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने धनिक वर्ग द्वारा निम्न जातियों पर किए जा रहे शोषण और पीड़ित कृषक वर्ग का बड़ा ही मर्म स्पर्शी चित्र अंकित किया है। इस युग के कवियों ने जनवादी दृष्टिकोण के प्रति आस्था और सहानुभूति को जागृत किया। इनके काव्य में मानवतावाद है। इन कवियों की ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है, बाल विवाह का विरोध किया और विधवाओं के दुख को प्रकट करने में अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इस काल की विचारधारा जनवादी है। इस युग की अन्य विशेषता है भक्ति भावना। भारतेंदुकालीन कविता में परंपरागत भक्ति भावना की ही प्रधानता नहीं है। फिर भी इस युग की भक्ति भावना को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला निर्गुण भक्ति, दूसरा वैष्णव भक्ति तथा तीसरा देशानुराग व्यंजक भक्ति भावना। इनमें से प्रथम 2 प्रकार की भक्ति तो मध्ययुगीन भक्ति परंपरा का अनुसरण मात्र है, परंतु देशानुराग व्यंजक भक्ति भावना भारतेंदु युगीन काव्य की निजी विशेषता है। भारतेंदु युगीन कवियों ने जातीयता, राष्ट्रीयता तथा भावना को एक समरेखा प्रदान की है। इस युग के काव्य में देशभक्ति तथा ईश्वर भक्ति का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इसकी अगली विशेषता है हास्य व्यंग। भारतेंदु युगीन काव्य में हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। इन हास्य व्यंग कविताओं के माध्यम से पश्चिम सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों पर तीखे और पैने व्यंग किए गए हैं। भारतीय सभ्यता का परित्याग कर पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वाले अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर भी भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों ने करारा व्यंग किया है। इस युग की एक अन्य विशेषता है श्रृंगार निरूपण।
इस युग के कवियों ने श्रृंगार भावना को रम्य अभिव्यक्ति दी है। भारतेंदु की प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि रचनाओं में प्रेम और श्रृंगार का सरस, स्वच्छ और आदर्श रूप वर्णित है। प्रेम और श्रृंगार के निरूपण में वे कवि रीतिबद्ध कवियों की अपेक्षा स्वच्छंद कवियों के अधिक निकट हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का अनुभूतिपूर्ण एवं मार्मिक वर्णन इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। इस युग की अन्य विशेषता है प्रकृति चित्रण। इस युग में प्रकृति चित्रण उद्दीपन के ही अंतर्गत हुआ है, किंतु ठाकुर जगमोहन सिंह और भारतेंदु ने आलंबतगत वर्णन करने में विशेष सफलता अर्जित की है। इस युग की एक अन्य विशेषता है अन्याय एवं शोषण का विरोध। उस समय देश में वैमनस्यता, अराजकता और शोषण वृत्ति का ही वातावरण था। इससे भारतेंदु जी अत्यंत चिंतित और दुखी थे। इसलिए उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार करना प्रारंभ किया तथा अंग्रेज़ों के अत्याचार से वे इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के प्रति अपने विद्रोह की आवाज़ को बुलंद किया। अंग्रेजी साम्राज्य की शोषणपूर्ण कुटिल नीति को वे शीघ्र ही समझ गए और उसके प्रति उनमें विद्रोह की भावना जग उठी। इस युग की अधिकांश कविताओं में यह विद्रोह का स्वर मुखरित हुआ है। इस युग की एक अन्य विशेषता है समस्या पूर्ति। भारतेंदु युगीन समस्या पूर्ति अत्यंत लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। उस युग में कवियों की प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए कवि काव्य गोष्ठियों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति करवाई जाती थी। समस्या पूर्ति में सामाजिक विषयों की अपेक्षा परंपरागत श्रृंगारिक विषयों की प्रधानता थी। इस विद्या में भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमघन, रामकृष्ण शर्मा बलवीर, विजयानंद, लच्छीराम तथा प्रताप नारायण मिश्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भाषाई चेतना और अभिव्यंजना शैली। इस युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा के रूप में प्रचलित थी, परंतु काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का ही बोल बाला था। इसका प्रमुख कारण ये रहा कि भारतेंदु युगीन कवियों ने पूर्ववर्ती ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। ब्रज भाषा के साहित्यिक सौष्ठव, माधुर और लालित्य से वे अत्यधिक प्रभावित थे, अतः उसके प्रति वे अपने मोह को नहीं छोड़ पाए। कुछ एक रचनाएं उन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं, परंतु गद्य के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया। खड़ी बोली को भी काव्य भाषा के रूप में उपयोग अवश्य किया, परंतु ब्रज भाषा को ही इस युग में प्रतिनिधित्व मिला है। भारतेंदु ने भक्ति की काव्य रचना ब्रजभाषा में करते हुए भी नवीन विषयों के लिए खड़ी बोली को ही अपनाया। इस कार्य में नई होने के कारण भले ही उस युग की खड़ी बोली परिष्कृत काव्य भाषा के रूप में सामने नहीं आती, परंतु जीवंतता और नवोन्मेष की रचना के रूप में उसका अपना महत्व अवश्य है। इस युग की एक अन्य विशेषता है काव्य रूप। इस युग में अधिकांश मुक्तक काव्य ही लिखे गए और गीति तत्वों की प्रधानता रही है। छंद और अलंकार के रूप में परंपरागत छंदों को ही स्थान मिला है। कवियों ने दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, हरि गीतिका, कुंडलिया, कवित्त, सवैया इत्यादि छंदों का प्रयोग किया तथा भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने लावनी तथा गजली जैसे लोक छंदों का प्रयोग भी किया है। अलंकार प्रयोग में भी कवियों ने शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का समुचित प्रयोग किया है। इस काव्य की एक अन्य विशेषता रही है इस युग की कि यहाँ इस युग में काव्यानुवाद मौलिक सृजन के साथ साथ संस्कृत और अंग्रेजी से काव्यानुवाद भी हुआ।
इन काव्यानुवादों में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश तथा मेघदूत, जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित ऋतु संहार प्रमुख हैं। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्ट विलेज का एकांतवासी योगी तथा उजाड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय युगीन काव्य में एक ओर मध्यकालीन काव्य प्रवृत्तियां हैं तो दूसरी ओर आधुनिकता तथा नव काव्य प्रवृत्तियों का उन्मेष यहाँ पहली बार व्यापक रूप में दिखाई देता है। भारतीय युगीन काव्य की उल्लेखनीय विशेषताएं उनकी राष्ट्रबोध, आत्मबोध, सामाजिक जागरण, प्रकृति अनुराग तथा नवीन विषयों को आत्मसात करना, जनवादिता इत्यादि है। आधुनिक काव्य की प्रथम अभिव्यक्ति भारतेंदु युगीन काव्य में ही प्राप्त होती है। यह नवीन काव्य धारा राष्ट्रीय चेतनापरक तथा आदर्शवादी है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विचारधारा से इसने प्राण रस प्राप्त किया है तथा भारतेंदु युगीन साहित्य का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि प्रथम उत्थान नवयुग का आरंभ मात्र था, इसलिए हमें इस समय की कविता में उस कलात्मकता के दर्शन नहीं होते जो कालांतर में सतत परिश्रम से प्रकट हुई है। काव्य विषयों के सर्वथा नवीन होने के कारण इनकी काव्यपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए समय की आवश्यकता थी। इस कथन के आधार पर यह बात सही सिद्ध होती है कि इस युग के साहित्य में कलापूर्ण अभिव्यक्ति का अभाव रहा, लेकिन इसके बावजूद भारतेंदु युगीन साहित्य खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के कारण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। धन्यवाद।